चोरी, खास तौर पर बैंक की चोरी, उसमें भी अगर देसी तड़का लग जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि देसी स्टाइल में चोरी कैसे की गई एक बैंक के अंदर। और खास तौर पर यूपी के अंदर बिहार से कुछ लड़के बुलाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ यूपी में एक बैंक में चोरी करने के इरादे से। उसके बाद उनको ये शक था कि शनिवार की शाम को चोरी करेंगे, रविवार को छुट्टी होती है और जैसे ही सोमवार को मैनेजर साहब बैंक का दरवाजा खोलेंगे उन्हें 420 वोल्ट का झटका लगेगा। अब इधर मैनेजर साहब को झटका लगे ना लगे, उधर यूपी पुलिस एक एक कर उन सारे बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है। उसमें से जब एक बदमाश पकड़ा गया तो उस बदमाश ने बताया कि कैसे उसने इसी दीवार को तोड़कर रेंगते हुए अंदर पहुंचते हैं और एक एक कर 90 में से 42 लॉकर को तोड़ डालते हैं महज कुछ ही घंटों के अंदर। और इस देसी स्टाइल की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि जो उसका मास्टरमाइंड है वो उसी शहर का लड़का है। और नाम क्या है, कैसे उसने पूरी प्लानिंग बताई और कैसे यूपी पुलिस रात में जब वहां पर कोई मौजूद नहीं था, किसी ने चोरों को आते जाते नहीं देखा था। और क्योंकि हम इसे देसी चोरी कह रहे हैं तो इसमें जो सीसीटीवी कैमरा जो सबसे अहम होना चाहिए था उसने चोरी करते हुए चोरों को देखा ही नहीं। तो ऐसे में यूपी पुलिस कैसे इन चोरों तक पहुंचती है। और जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भी पुलिस चोरों का पीछा कर रही है और सोच रही है कहीं उनके हत्थे लग गए। और चोरों के मन में भी डर है कि अगर यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो यूपी पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी। अब जितने बदमाश मारे गए, जितने बदमाश पकड़े गए, उनमें से कुछ गहने भी मिले हैं। अब उन गहनों का पुलिस का कहने को सीधे तौर पर वो जो उनके ओनर है उनको नहीं देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भैया पहले प्रूफ करो कि ये सोना आप ही का है। अब इसके लिए जिम्मेदार बैंक वाले भी हैं, इसके लिए जिम्मेदार ओनर भी हैं। तो बैंक को भी साबित करना पड़ेगा कि ये जो जेवरात हैं ये उन्हीं के लॉकर के हैं। और बैंक अगर साबित कर भी देता है तो उसके बाद लोगों को साबित करना पड़ेगा कि ये जो सोना है ये उन्हीं के द्वारा खरीदा गया है, किस किस जगह से खरीदा था उसकी पूरी रसीद देनी पड़ेगी। तो इस सोने को लेकर क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर। लेकिन चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि देसी स्टाइल में चोरी कैसे की गई थी और क्या थी पूरी प्लानिंग। तो सबसे पहले जगह की बात करते हैं। लखनऊ के चिन्हट में बैंक है इंडियन ओवरसीज। वहां पर 7 लोग शनिवार को आधी रात दाखिल होते हैं। अभी आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और उनके ज़रिए ही एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर चोरी कैसे की गई। जिसमें आप सबसे पहली तस्वीर ये देख रहे हैं, मैं आपको इस पूरी तस्वीर को स्क्रीन पर भी चलवाऊंगी जिसमें आप साफ तौर पर देखिए कि इसमें 3 शख्स दिखाई दे रहे हैं। तारीख है 21 दिसंबर, शनिवार का दिन है और रात के करीब 12 बजे। 3 लड़के इसमें दिखाई दे रहे हैं जिनमें से एक ने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी है, 2 वाइट कलर के में हुडी में है, 2 ने कैप लगा रखी है हुडी की और एक शख्स के ने ऊपर शायद गमछा सा कुछ बांधा हुआ है। और दोनों के दोनों जो तीनों शख्स वहाँ पर खड़े हैं उनमें से एक की नज़र सीसीटीवी पर है, ऊपर की ओर आप साफ तौर पर देख रहे हैं। अब इसी के बाद एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। वो तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शख्स फ़ोन पर बात कर रहा है। ये अरविंद है जो इस पूरे वारदात का मेन आरोपी माना जा रहा है। इसके साथ एक मास्टरमाइंड तो है लेकिन अरविंद का बार बार जिक्र किया जा रहा है। इसको काफ़ी चीज़ें पता थी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर आपने देखी और अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये उसी वक्त की है। रात के समय एक शख्स यानी एक लुटेरा बाहर बैठा हुआ है बैंक के और चुपचाप पहरेदारी कर रहा है। अपने साथियों को इसने अंदर भेज दिया। टोटल 7 लड़के थे, बाकियों को इसने अंदर भेज दिया जिसमें से मैंने आपको 3 दिखाए, एक चौथा शख्स फ़ोन पे बात करता हुआ दिखाया। बाकी लोग लॉकर की तरफ थे, वहाँ पर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। और एक लड़का जो बाहर बैठा हुआ पहरा दे रहा है अपने साथियों के लिए कि भाई अगर कोई आए तो उनको ये पहले ही आगाह कर दे और ये लोग यहाँ से भाग निकले। तो 21 दिसंबर की पूरी बात थी। रात को 12 बजे ये लोग घुसते हैं और इनको मैं आपको इनका रास्ता भी दिखाती हूँ। इस वक्त आप स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहला रास्ता आप देख रहे हैं तो ये एक सोसाइटी बनी है, उसमें जीने चढ़ रहे, एक सीढ़ियाँ आप देख रहे होंगे, उस सीढ़ी को चढ़ के प्लाट की तरफ रास्ता जाता है। और दूसरा रास्ता जहाँ से आरोपी घुसे वो एक फर्नीचर का गोडाउन है, वहाँ से प्लाट की तरफ एक रास्ता जाता है। तो ये लोग पहले फर्नीचर गोडाउन गए और वहाँ से प्लाट में दाखिल हुए और इसके बाद इन्होंने बाकायदा जो दीवार है उसको काटा। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इन्होंने कितना बड़ा छेद किया है, कितना बड़ा एरिया निकाला है दीवारों को हटाकर। और फिर ये इसी के ज़रिए बैंक के अंदर दाखिल होते हैं और 42 लॉकर जो है वो तोड़कर उनका सामान लेकर रफू चक्कर
हो जाते हैं। अब इन लड़कों ने कैसे इस चीज़ों को अंजाम दिया, इन्हें कैसे पता था? तो दरअसल इनमें से जो इनका मास्टरमाइंड है विपिन वर्मा, वो लखनऊ का ही रहने वाला है। ये इसके जो बाकी दोस्त हैं, जो इसके साथी हैं, जो इस वारदात में शामिल होते हैं, ये उन्हें बिहार से बुलाता है और इसके बाद जिस जगह पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक था वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर ये लोग एक कमरा लेते हैं, फिर वहाँ से रेकी करते हैं। जो मास्टरमाइंड था वो 7 दिनों से रेकी कर रहा था, बाकी लोग बाद में आते हैं तो वो 4 दिन से रेकी कर रहे थे, यानी 17 दिसंबर के बाद से। अब लगातार रेकी होती है तो पुलिस का ये भी मानना है कि जिस तरह से इन्हें पता था कहाँ पर सीसीटीवी है, कहाँ नहीं है, यहाँ तक कि इन लड़कों को ये तक पता था कि उस बैंक में गार्ड ही नहीं होता है। रात के वक्त आप चले जाइए, आपको गार्ड नहीं मिलेगा। अब जब इनको इतना सब कुछ पता था, इनको पता था लॉकर कहाँ पर है, किस जगह पे सीसीटीवी है, कहाँ मूवमेंट है, हम कहाँ पर खड़े होंगे वहाँ पर हमें सीसीटीवी कैप्चर करेगा, हर एक डिटेल इनके पास थी और ये इतनी तगड़ी रेकी कर लेते हैं। साथ ही साथ बैंक में घुसते ही अलार्म भी डैमेज कर देते हैं और रात को 12 बजे घुसते हैं और अगले यानी 22 दिसंबर के पछलारे जिसे बोलते हैं, सुबह 4 बजे तड़के ये वहाँ से बाहर निकलते हैं। कुल 4 घंटे ये जितने हैं सातों के साथ उस बैंक में मौजूद रहते हैं, सामान भरते हैं, गहने जेवरात जितने भी होते हैं, जो लोगों ने सोने के बिस्किट रखे थे अपने लॉकर में, वो सब बैग में भरते हैं और फिर बड़ी ही चालाकी से फरार हो जाते हैं। अब जैसे दीपक ने आपको बताया कि इनको लगता है कि अगर हम सैटरडे चोरी करेंगे तो सैटरडे तो लोग सुबह आएंगे नहीं, संडे भी लोग नहीं आएंगे। अब मंडे के दिन जब सुबह सुबह लोग आएंगे तब उन्हें पता लगेगा, तब तक हम लोग सब बाहर फरार हो जाएंगे। लेकिन जो चोरी होती है, जिस तरह जो दीवार काटी जाती है, उससे संडे के दिन ही पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। वहाँ के लोग बता देते हैं, बैंक वालों को पता लग जाता है, पुलिस आती है, यूपी की एसटीएफ की टीम पहुँचती है और फिर जांच पड़ताल शुरू की जाती है। लेकिन अब पुलिस सबसे पहले बैंक वालों से पूछताछ करती है तो पुलिस को पता लगता है यहाँ गार्ड ही नहीं था। पहला पुलिस को पॉइंट दिखता है बैंक की तरफ कि भाई बैंक खुद भी जिम्मेदार है। लेकिन अब सबसे अहम ये था यूपी पुलिस के लिए कि आखिर जिन्होंने चोरी की है, जो लुटेरे हैं, उन्हें पकड़ना। तो इसके लिए पुलिस क्या क्या करती है? सबसे पहले 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालती है पुलिस। अब देखिए बैंक के अंदर जो फुटेज सीसीटीवी थी उसके जरिए पुलिस को ये तस्वीरें मिलती हैं जो मैंने आपको दिखाई। इसमें कुछ हद तक चेहरा आरोपियों का समझ में आ रहा है, लेकिन उसके पास जो एरिया था, शहीद पथ का जो एरिया हो गया और भी जो उस चिन्हट के इलाके से जितने भी जो इलाके लगते हैं, वहाँ के सीसीटीवी, हर एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने चेक किए, जिसके आधार पर पुलिस को उस वक्त उसी टाइमिंग के आधार पर कुछ लोग की बाइक दिखी, कुछ लोग जाते दिखे, तो पुलिस को लगा हो ना हो ये वही लोग हैं। तो पहले पुलिस ने जो संदिग्ध थे उनकी इस तरह से शिनाख्त की। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, जिसका मैंने आपको एक शख्स को दिखाया, जो अब मैं दोबारा आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ। यहाँ पर एक शख्स कॉल पर बात कर रहा है, जिसे मैंने नाम बताया था अरविंद। तो ये अपनी इसी कॉल की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आता है। कैसे आता है? तो दरअसल उस टाइमिंग पर, यानी जब 21 दिसंबर को रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उस एरिया में, उस बैंक के आसपास कितने नंबर एक्टिव थे, कॉल पर कौन बात कर रहा था, इसको जब पुलिस ट्रेस करती है तो एक नंबर पुलिस की पकड़ में आ जाता है जो उस टाइमिंग से मैच कर रहा था, सीसीटीवी की टाइमिंग से। मैंने तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन पुलिस के पास पूरा वो सीसीटीवी मौजूद है जिसमें टाइमिंग के आधार पर दिख रहा है कि अरविंद कब बात कर रहा है। और जब पुलिस ने वो मैच किया तो पुलिस को पता लग गया कि जो नंबर उन्होंने ट्रेस किया है वो अरविंद का है। उसी नंबर को ट्रेस करते करते वो पहुंचती है पुलिस वहां तक, और इसके बाद जब लोकेशन ट्रेस हो जाती है तब पुलिस की मुठभेड़ होती है। अपने कई सारे मुखबिर भी लोग भी पुलिस ने छोड़े हुए थे, उनके जरिए भी इन आरोपी की पता लगता है पुलिस को कि इस जगह हमने देखे, यहाँ देखे। कई सारे पुलिस के जो सोर्सेज होते हैं उनके जरिए भी पुलिस को बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। उन्हीं में से एक शख्स बताता है कि लौलाई गाँव में हमने इंदिरा डैम के आसपास इतने लोग देखे और हमें शक है कि वही जो बैंक लूटने वाले आरोपी में हो सकते हैं। पुलिस जब उनके पीछे जाती है, पुलिस कंफर्म करती है, पुलिस को पक्का हो जाता है कि हाँ इसमें वो अरविंद है जिसको हमने देखा था कि फ़ोन पर बात कर रहा था, और जो ट्रेस भी हुआ था उसके साथ 2 और लड़के दिखते हैं। तो पुलिस उनका पीछा करती है, उनमें मुठभेड़ होती है जिसमें से 2 तो पकड़े जाते हैं, लेकिन अरविंद के जो पैर है उस पर गोली लगती है। आखिर में पुलिस उसे भी पकड़ लेती है और फिर एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यहीं पर यूपी पुलिस के एनकाउंटर का सिलसिला नहीं रुकता, आगे भी चीज़ें बढ़ती हैं। पुलिस आगे भी कई सारे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ 3 आरोपियों को बताया, अभी भी हमारे पास 4 आरोपी और थे जिनके लिए पुलिस को स्ट्रगल था उन्हें पकड़ना। पुलिस उन्हें कैसे पकड़ती है, साथ ही साथ किस तरह से इन्होंने जो प्लानिंग को इतना मजबूत करा और फिर इनके अंदर डर कैसे बैठा कि पुलिस इन्हें पकड़ लेगी। और साथ ही साथ जो एक और सवाल है कि अगर इस तरह से आपका भी सोना अगर कहीं आप लॉकर में रखते हैं और इस तरह का कोई हादसा हो जाए, कोई वारदात को अंजाम दे जाए और बाद में पुलिस आपसे कहे कि भाई आपको परेड करनी होगी, आपको बताना होगा, आपको रसीद देनी होगी, तो ऐसे में आप क्या करें और इन सब चीज़ों को लेकर नियम क्या कहते हैं, ये आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वनिता ने जिस तरीके से बताया कि एनकाउंटर हो जाता है,
अब जो उसमें से एनकाउंटर किया उसके बाद उसके साथी को जब पकड़ा तो उन्हें पता लगा कि ज़्यादातर जो चोरी करने जो लोग आए थे, 6 आरोपी जो थे वो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे और जो एक आरोपी है विपिन वर्मा वो लखनऊ शहर का ही रहने वाला है। अब इससे बात साफ हो गई कि टोटल 7 लोग हैं। अब क्योंकि जो अपराधियों की जो चाल चलन और जो उनकी बातचीत से पुलिस को ये समझ में आया कि बड़े शातिर हैं और शातिर इस तरीके से हैं कि हो सकता है कि दिन में ये भागने की कोशिश ना करें, ये रात का अंधेरा होने का इंतजार करेंगे और रात के अंधेरे में यूपी से भागने की कोशिश करेंगे। अब अंधेरे में चलाया हुआ तीर यूपी पुलिस का ठीक निशाने पर लगता है और ठीक जो आरोपी को अंधेरे में पकड़ने का जो पुलिस का जो जाल था या पैतरा था वो काम कर जाता है। दरअसल रात के 12:30 बजे सोबिंद लखनऊ से निकलने की फिराक में कार से भाग रहा था, लेकिन लोलोई पुल पर पुलिस से उसकी मुठभेड़ होती है और जहां पे वो जवाबी कार्रवाई करता है वहां पर उसकी मौत हो जाती है। अब मैं बकायदा आपको ग्राउंड से, हमारे रिपोर्टर ने जो खास तौर पर आपके लिए एक फुटेज लाया है और ग्राउंड से आपको चीजें बताएंगे, पहले वो सुन लीजिए फिर आपको पूरी कहानी आगे बताते हैं। कल यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एनकाउंटर किया गया और इस एनकाउंटर वाली जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देर रात पुलिस ने एनकाउंटर किया है और ये वो जगह है जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये एनकाउंटर किया गया और कहीं ना कहीं शोभित कुमार जब भागने की कोशिश कर रहा था, कार से था, उस दौरान ही ये इनकाउंटर किया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की इस पूरे मामले पर इस अपराधी को, लेकिन जब वो नहीं रुका तो जवाबी फायरिंग हुई इस दौरान, चूंकि पुलिस पर फायर झोंका और उसके बाद यही वो स्थान है। चूंकि ये जो एरिया है आप देखिए ये रोड का एरिया है और यहाँ से लखनऊ एंटर होते हैं और आगे ही चलकर किसान पथ है, यानी किसान पथ से सीधे लखनऊ में एंट्री करते हैं और चिन्हट जाने का रास्ता भी यही है। और यहीं पर जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, यानी लखनऊ के बॉर्डर से निकलने की, उसी दौरान पुलिस ने उसे रोका, संदिग्ध जब पाया, लेकिन पुलिस पर जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया, यानी इनकाउंटर कर दिया। तो आपने देखा ग्राउंड से रिपोर्ट, लेकिन इस पूरे केस का जो मास्टरमाइंड है विपिन वर्मा, वो कैसे इस पिक्चर में आता है, तो उसकी छोटी सी जो अब तक कहानी छनकर हमारे सामने आई है। पता लगा कि पंजाब के जालंधर जेल में इसके कुछ दोस्तों से इसकी दोस्ती होती है जेल में रहते हुए। वहीं से इस दोस्ती का फायदा उठाने के बाद और जेल से बाहर आने के बाद एक आदतन अपराधी फिर से सोचता है कि फटाफट पैसे कमाया जाए, क्यों मेहनत करके पैसे कमाने हैं, और इसी के चलते ये बिहार से कुछ लड़कों को पैसों का झांसा देकर उन्हें कहता है कि फटाफट पैसे कमाने, बिना मेहनत के, सिर्फ एक रात की मेहनत है और करोड़ों की कमाई है। और इसी कमाई के लिए विपिन वर्मा बिहार से 6 लड़कों को बुलाता है, खुद वहां पर रहता है, लगातार 7 दिनों तक रेकी करता है बैंक के आसपास के इलाकों की। और हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी, अगर दीवार तोड़ने के बाद अगर मैं आपको समझाऊं तो लगभग ये 40 मीटर अंदर जाते हैं, उसके बाद ही एक एक लॉकर तोड़ते हैं। इन्हें यह पता था कि जो स्ट्रांग रूम है बैंक का, वहां पर सीसीटीवी कैमरा उस तरफ नहीं है, सीसीटीवी कैमरा बाहर की ओर है। मतलब स्ट्रांग रूम के अंदर या आसपास क्या वारदातें हो रही हैं उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलेगी। स्ट्रांग रूम के आसपास गाड़ी नहीं है। मैं गार्ड की बात इसलिए यहां पे अहम हो जाती है क्योंकि बैंक के अगर आसपास कहीं भी कोई गार्ड बैठा हो, अगर बैंक के अंदर तोड़फोड़ हो रही हो, रात का वक्त है, क्या गार्ड को आवाज नहीं जाएगी? क्या गार्ड की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ गेट के बाहर बैठना ही होता है? क्या उसे पेट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं थी? क्या हर घंटे, हर आधे घंटे के अंदर उसे बैंक के अंदर नहीं घूमना चाहिए था? क्योंकि इस तरीके के जो सिक्योरिटी लैब्स थे वो पता लगते आए हैं। लेकिन हमें पता समझ में आया कि 7 दिन तो विपिन वर्मा ने रेकी कर ली, कहाँ कैमरे लगे थे, हो सकता है बैंक के अंदर भी गया हो। 4 दिन खास तौर पर जो बिहार से लड़के आए थे उन्हें ट्रेनिंग की तरह उसकी रेकी करवाई जाती है और बताया जाता है कि देखो हमें यहाँ से घुसना है, हमें यहाँ से भागना है, कोई पकड़ नहीं पाएगा, शनिवार की रात रहेगी, बैंक बंद रहता है, रविवार को भी बंद रहता है, सोमवार को बैंक खुलेगा, तब तक हम अपने अपने घरों के अंदर होंगे और किसी को नहीं पता लगेगा कि किसने चोरी की है। अब इस तरीके की प्लानिंग के बाद जब यूपी पुलिस सामने आती है तो कहती है कि इसमें साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ बैंक की गलती है। ना बैंक ने कैमरे ठीक करने की कोशिश की, ना बैंक ने वहां पे सिक्योरिटी में, इस पूरे केस में ये मेरा पर्सनली मानना है, रात का वक्त है, ठंड का वक्त है, क्या गार्ड को हल्की सी भी आवाज नहीं आई?
दीवार टूट रही है, लॉकर टूट रहे हैं। और लॉकर जो टूटने वाली बात इसलिए यहाँ पे अहम हो जाती है, लगभग ये 3 से 4 घंटे उस स्ट्रांग रूम में रहते हैं। 90 लॉकर थे, 42 लॉकर तोड़ दिए जाते हैं। अब उस वक्त 42 लॉकर जो तोड़ने का जो इस कार्यक्रम था वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बैंक के जो लॉकर होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, फुल प्रूफ रहते हैं। उसको तोड़ना, गैस कटर का इस्तेमाल करना, ये कैसे हो चुका था। यहाँ पर एक जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना भूल गया, जो गार्ड के हम बारे में बात कर रहे थे, हमें जो पता लगा कि गार्ड वहाँ पर था ही नहीं। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। अब वो सिक्योरिटी लैब्स किस तरीके से बैंक पर भारी पड़ सकता है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। लेकिन 90 में से जब 42 लॉकर टूट जाते हैं मैं 3 से 4 घंटे के अंदर, तो इससे एक बात तो साफ होती है कि जो 7 लड़के जो चोरी करने आए थे, जिनकी उम्र 22 से लेकर 30 साल की उम्र की बीच की है, वो लड़के, उसमें से कोई हो सकता है कि गैस कटर एक्सपर्ट हो, कोई लॉकर तोड़ने में एक्सपर्ट रहा हो। कोई इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इतने सारे लॉकर तोड़ देना, वो भी इतने कम समय में, ये टैलेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये महारत हासिल है इन चोरों को चोरी करने में, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है। लगभग 24 घंटे बीतने के बाद 2 बदमाश को मार गिराया जा चुका है, एक बदमाश के पैर पे गोली मारी जा चुकी है और कुछ अपराधियों को पकड़ा भी गया है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, जो चोरों को मारा गया है और जो चोरी करके भाग रहे थे, उसमें से जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपका जेवरात या आपके गहने, आपके सोने के बिस्किट या आपके जो भी कागजात रहे होंगे वो वहां से बरामद कर लिए जाते हैं चोरों द्वारा। अब क्या ये आपको आसानी से दे दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? इसके लिए आप ध्यान से आपको समझने की जरूरत है कि बैंक लॉकर के नियम क्या है, बैंक लॉकर में कैसी चीजें रखी जाती हैं। अब दरअसल बैंक लॉकर में आप जो जेवरात रखते हैं उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता है। इसमें साफ तौर पे आपने एक पोतली पे सामान लाकर रखिए कि मुझे लॉकर में सामान रखना है। इसके बाद अगर जो चोरी हो जाती है, और जिस तरीके से इस केस में जो जेवरात बरामद कर लिए गए हैं, इसमें जितने भी जो कस्टमर थे बैंक के, उन्हें धक्के खाने पड़ेंगे। धक्के कहाँ खाने पड़ेंगे? कोर्ट के अंदर धक्के खाने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि जनाब, जो सोना चोरी हुआ है और जो सोना बरामद हुआ है वो हमारा ही है, हमने ही इस लॉकर के अंदर गहने रखे थे, ये रहे कागजात, ये रही रसीद, ये रहे फोटोग्राफ। उसके बाद कोर्ट में जाकर ये पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट निर्देश देगा कि ठीक है, ये जो चोरी हुई थी और ये जो बरामद हुआ था ये आप ही का है। ना ही बैंक को पता है, ना ही कस्टमर को पता है कि ये सारी चीजें उन्हीं की हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस में जो असली विक्टिम है वो विक्टिम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर है। अब इस पूरे केस में जो बैंक की लापरवाही किस तरीके से सामने आती है, जो मुझे आपको बताना चाहिए था। रिजर्व बैंक इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कहता ही है और 2022 में उसने कई नियम और गाइडलाइंस भी लेकर सामने रखी हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज, जो सबसे जरूरी चीज है, मैं उसे टॉप पे रखता हूं और आपको बताता हूं। फर्ज कीजिए कि सालाना आपके बैंक की जो लॉकर की जो कीमत है महज 1000 रुपए है। अगर 1000 रुपए का जो आप लॉकर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी बड़े लॉकर्स भी होते हैं, छोटे लॉकर्स भी होते हैं। तो अगर 1000 रुपए का अगर मैं लॉकर लेता हूँ और उस लॉकर से सामान चोरी होता है बैंक की गलती की वजह से या बैंक के कर्मचारियों की मिली भगत से, तो बैंक को कितना देना पड़ेगा? इसका 100 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 1000 का लॉकर जो अगर मैं ले रहा हूँ उसका 100 गुना कितना हो गया? 1 लाख रुपए बैंक को मुझे देने पड़ेंगे। अब इससे अहम चीज क्या हो जाती है, जो आपको सीखना चाहिए, कि अगर आप 1000 रुपए का लॉकर लेते हैं तो उसके अंदर आपको जो सामान रखना है वो 1 लाख रुपए से कम का रखना है। क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा रखेंगे तो बैंक के पास तो कोई चीजें होती नहीं है, ब्यूरो होता नहीं है कि आपने 5 लाख का रखा है, 10 लाख का रखा है। वो तो ये मानेंगे कि जो भी लॉकर है हम उसका 100 गुना रेट आपको देंगे। तो 1 लाख रुपए अगर मान लीजिए, अगर 1000 रुपए का आप लॉकर लेते हैं तो उसका 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो आपको फर्ज कीजिए आपको 20-25 हजार 30,000 रुपए का सामान उसके अंदर रखना है। अगर आपको उससे बड़ा लेना है तो मान लीजिए 4000 रुपए का आपने लॉकर रख लिया, तो वहां से जब चोरी होता है तो 4000 × 100 कर लीजिए, 4 लाख रुपए हो गया। तो ऐसे में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि बैंक का लॉकर भी सेफ नहीं है। अगर वहां से चोरी हो जाए तो आपका कितना नफा है, कितना नुकसान है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें भी कई सारी चीजें हैं। बैंक साफ तौर पे कहती है कि मान लीजिए अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, आग लग जाए, तो इसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो नुकसान होगा वो आप ही का नुकसान माना जाएगा, क्योंकि इसमें बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। बैंक साफ तौर पे एक चीज और कहती है कि आप
अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक के लॉकर में दीमक लग जाते हैं, नोटों में, कागजात में दीमक लग जाते हैं। तो अगर बैंक के लॉकर में आपने कोई सामान रखा है और उसमें दीमक लग जाए तो इसमें नुकसान किसका होगा? इसमें नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आप ही ने अपनी वजह से रखा। तो नोटों और कागजात को लेकर साफ तौर पे बैंकों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। हाँ, जितनी भी सॉलिड चीजें हैं जैसे जेवरात हो गए, सोने के बिस्किट हो गए, इसको लेकर गाइडलाइंस ये है कि भैया आप इतने सारे लॉकर्स में ऐसे सामान रखिए कि 100 गुना मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 का अगर 1 लाख हो जाता है तो उससे कम कीमत के सामान ही उसके अंदर रखिए। अगर चोरी भी होगा तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से सोने की कीमत बढ़ रही है, वो कहीं से भी कहना रहेगा कि आपने 10 ग्राम का सोना रखा तो वो भी आजकल के रेट में 80 से 85 हज़ार का रेट चल ही रहा है। तो ऐसे में अगर आप सोचें कि मैं 1000 रुपये का लॉकर लूँ, उसमें 1.5 ग्राम सोना रख दूँ, तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमें लगा कि जिस तरीके से यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो चोरों की जो नीयत थी कि फटाफट चोरी करके भाग जाना और ऐसे भागो कि पुलिस को समझ भी ना आए कि एक परिंदा आया और एक दाना लेकर भाग गया, तो ऐसे में यूपी पुलिस उन परिंदों का पर काट रही है और एक एक कर अपराधियों तक पहुंच रही है। और जिस तरीके से पहुंच रही है, हमें लगा कि आपके साथ साझा करने की जरूरत है और आपको ये बताने की भी जरूरत है कि अगर लॉकर में अगर आप सामान रखते हैं तो उसके कायदे कानून क्या है। इस पूरे केस में जो भी नई जानकारी है कि हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।